हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है ये आज हिंदी जो यूपी के लिए जो हम लोग हिंदी का जो मतलब हिंदी और जीएस का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग डेली कर रहे थे, आज ये उसका सातवीं सीरीज़ है या सातवां प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों इसी तरीके की और भी प्रैक्टिस सेट जो है धीरे से जल्दी ही मैथ्स के भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और रीजनिंग भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, वो भी आप लोग मुझसे जुड़िए। मैं आपको इतनी हद तक मैथ सिखा दूंगा कि जब आप वहाँ पेपर देने जाएंगे तो आप 30+ क्वेश्चन तो सही ही कर लेंगे। और अगर आपको मैथ में थोड़ा सा भी कुछ भी आता है तो ये गारंटी है कि आपको 35+ नंबर हर हालत में मिल जाएंगे। इतनी अच्छी मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा और इतने अच्छे से मैं आपको हिंदी मैथ जो है सिखा दूंगा। तो जिनको भी मैथ सीखनी है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपको हिंदी और जीएस का तो प्रैक्टिस सेट पर डे मिल ही रहा है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सामान्य हिंदी में पहला क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ आच्छादित का उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे आच्छादित लिखा हुआ है, तो पहला क्या लिखा हुआ है, आत प्लस छादित, आक प्लस छादित, आ प्लस छादित और आच प्लस छादित। तो देखो जो आच्छादित होता है ये जो है ये आपका थर्ड वाला हो जाएगा, जिसमें आ प्लस छादित हो जाएगा, बड़ा आ प्लस छादित हो जाएगा। ठीक है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, तो यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष को माना जाएगा। अच्छा देखो, शक्ति जो होता है आधा का बनता है, लेकिन अगर पूरा का कह देना जो है तो ये किस तरीके का जो है उच्चारण दोष माना जाएगा। तो दोस्तों देखो लिखा हुआ है स्वरलोप, स्वर भक्ति और स्वरागम या स्वर भंग। तो जो शक्ति को शक्ति कहना जो है वो क्या कहलाएगा, वो स्वर भक्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वर भक्ति का उच्चारण दोष कहलाएगा। फिर निम्न में से महाप्राण कौन सा है, अल्प प्राण, महाप्राण या घोष सघोष। जिसको भी सीखना है भाई आप जाइए चैनल पे, वहाँ पे मैंने अपना एक वीडियो डाल रखा है, ये आपका वर्णमाला से संबंधित। आप वर्णमाला का एक वीडियो देख लीजिए, आपको दोबारा वर्णमाला का भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में सारी चीज़ें ये याद हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो महाप्राण हो जाता है वो तीसरा हो जाएगा। महाप्राण में जो है दूसरा और चौथा वर्ण आता है। फिर चलिए यहाँ पे देखिए 4 नंबर में देखिए क्या लिखा है, पढ़ रहा था, इनमें कौन सी क्रिया होगी। क्या लिखा है, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और असामान्य क्रिया। तो इसमें जो है दोस्तों किस तरीके की क्रिया हो जाएगी, तो दोस्तों ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इस जब संयुक्त क्रिया होती कौन सी है, जब दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। जब कोई क्रिया जो है दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है उसी को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे वह खेलने लगा या वह पेड़ से कूद पड़ा, तो कूद पड़ा, और यहाँ पे क्या था, पढ़ रहा था। तो पढ़ना और रहना ये दो तरीके की क्रियाओं से मिलकर बना है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया हो जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है पितृ अनुमति। क्या लिखा हुआ है, पितृ अनुमति का सही संधि विच्छेद जो है संधि पद क्या हो जाएगा। अच्छा, पितृ अनुमति का जो है सही संधि पद क्या हो जाएगा। विच्छेद करना तो अलग होता है, तो पहले तो विच्छेद है उसको जो है पद में जोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है पित्रानुमति, पितृनुमति, पितृनुमति, पित्रानुमति। तो देखो तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि पित्रानुमति तो यही हो जाएगा। चलिए फिर 6 नंबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 8 तक निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों को सही विकल्प चुनें और बताएं। तो लिखा हुआ है दूध, इसका लिखा हुआ है स्तन्य, खीर, पेय और नवनीत। तो देखो दोस्तों जो दूध होता है इसका जो अगर आपको पर्यायवाची होगा तो लिखा हुआ है स्तन्य, खीर, पेय और नवनीत। तो यहाँ पे दूध का पर्यायवाची तो स्तन्य हो जाएगा। ये नवनीत जो है ये दोस्तों मक्खन का हो जाता है। किसका हो जाता है, मक्खन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेक्षा, 7 नंबर में प्रेक्षा जो है ये किसका पर्यायवाची है। लिखा हुआ है दीक्षा, परीक्षा, शिक्षा और दृष्टि। तो जो प्रेक्षा होता है दोस्तों वो दृष्टि का पर्यायवाची होता है। बाकी इसके और पर्यायवाची जो होते हैं वो नेत्र, नयन, लोचन और दृग और आँख, ये सब इसी के पर्यायवाची होते हैं। 8 नंबर देखिए लिखा हुआ विरासत। विरासत में किसका पर्यायवाची होगा, तो लिखा हुआ दे, प्रदे, दाय और धाय। तो 8 नंबर में जो विरासत जो है ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों, तो ये दाय का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा पर्यायवाची, दाय का। ठीक है, बाकी न्यास भी होता है, धरोहर भी होता है इसी का पर्यायवाची। चलिए 9 से 12 तक निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम दे रखे हैं और उनको फिर 11 ला वाक्य अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए 9 नंबर में लिखा हुआ है कि होलोग्राफी एक विशेष
क्या है विशेष या साधारण फोटोग्राफी। अगर ये विशेष लिखा हुआ है तो यहाँ से तो नहीं स्टार्ट हो सकता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आ सकता। विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे भिन्न इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे के प्रकार की फोटोग्राफी। अच्छा, तो देखो होलोग्राफी एक विशेष, फिर उसके विशेष के बाद तुरंत प्रकार आ जाएगा। क्या विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है, यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल भिन्न है। यह फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसे लेंसलेस फोटोग्राफी भी कहा जाता है। तो यानी कि सबसे पहले वाह आएगा, फिर या आएगा, फिर उसके बाद जो है ला आएगा और रा आएगा। तो ये ऑप्शन में किसको दिख रहा है, ये चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। 10 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 10 नंबर में लिखा हुआ है कि भाषा जब क्या करती है, प्रशासनिक भाषा बन जाती है साहित्य रूप लेने के बाद संपर्क भाषा से, तो उसका उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, तो देखो इसका मतलब जो है ये वाह वाला जो है ये तो अंतिम बन गया, ये तो हमको पता चल रहा है कि ये अंतिम हो गया, ठीक है, क्योंकि तो उसका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। अब जिसमें भी वाह सबसे अंत में है उन्हीं को रखेंगे, बाकी वो हटा देंगे। तो देखिए 2 में बचा है। अब इसमें लाल लाल से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो जब भाषा जब संपर्क भाषा से, इसमें है या में क्या दिखा है, भाषा से प्रशासनिक भाषा बन जाती है तो उसका दायित्व, तो इसका मतलब है कि ये तो फिर सेकंड वाला हो नहीं सकता, ये थर्ड बन जाएगा, फिर रा जो है सेकंड बन जाएगा। भाषा जब संपर्क भाषा से साहित्य रूप लेने के बाद प्रशासनिक भाषा बन जाती है तो उसका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। तो यानी कि ये सही हो जाएगा और आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए। 1 नंबर क्या लिखा हुआ है, अवकाश के समय गतिविधियाँ, जो अवकाश के समय गतिविधियाँ क्या हो जाती हैं, सामाजिक परिवर्तन की को दूर करने की प्रयत्न करते हैं, सूचक होती हैं जिसके जरिए से हम तनाव, निराशाओं आदि। अच्छा, तो अवकाश के समय की गतिविधियाँ, अच्छा अवकाश के में यानी कि छुट्टियों के समय की जो गतिविधियाँ होती हैं, हम तनाव, निराशाओं आदि तो हम तनाव से तो नहीं हो सकता। अवकाश के समय की गतिविधियां सामाजिक परिवर्तन की सूचक होती हैं जिसके जरिए हम तनाव, निराशाओं आदि को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद जो है ये, फिर ये, यानी कि या ला वा रा। या से तो पहला एक ही स्टार्ट हो रहा है, यही सही हो जाएगा। 12 नंबर देखिए लिखा हुआ, मजदूरों की बस्तियों में क्या होता है, वहाँ बेकार के रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं बिगड़ने की संभावना रहती है, इस तरीके से। अच्छा, तो मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो रा वा ला या ये बन जाएगा, रा से एक ही स्टार्ट हो रहा है, यही सही हो जाएगा। चलिए निर्देश, प्रश्न संख्या 13, 16 निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें, उसे चिन्हित करें। लिखा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त गांधी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। अपने जीवन के प्रौढ़ काल में ही वे इस गौरव के अधिकारी हो गए थे। गांधी युग का प्रतिनिधित्व एक सीमा तक संपूर्ण आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व भी माना जा सकता है। गांधी युग की प्रायः समस्त मूल प्रवृत्तियां राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन गुप्त जी के काव्य में प्रतिफलित हैं। या प्रतिफलन प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है। कुछ रचनाओं में युग जीवन का स्वर मुखर है और उसमें वातावरण की हलचल का प्रत्यक्ष चित्रण किया गया है। इसमें कवि राष्ट्रकवि के दायित्व का परिपालन करता है। कुछ अन्य रचनाओं में युग चेतना अत्यंत प्रखर है, परंतु वह प्राच्छन्न है। गुप्त जी के संस्कार मूलतः सामंतीय थे और उनके घर का वातावरण वैष्णव था, तथापि वे समय के साथ चलने पर का निरंतर प्रयत्न करते थे तथा देश के विभिन्न आंदोलनों को समझने का भी प्रयत्न करते थे। उनकी प्रतिक्रिया प्रायः प्रखर और प्रबल होती थी। गांधी युग की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद्र ने भी किया है और अपने ढंग से प्रसाद ने भी किया। प्रेमचंद्र की दृष्टि बहुमुखी थी, उनकी चेतना सामाजिक राजनैतिक थी। प्रसाद की दृष्टि अंतर्मुखी थी और उनकी चेतना एकांत रूप से सांस्कृतिक थी। गांधी युग की प्रायः सभी प्रमुख समस्याओं को उन्होंने ग्रहण किया, परंतु उनके बहिर्रंग में उनकी रुचि नहीं थी। अपने नाटकों में प्रसाद ने उन्हें
पूर्णतः सांस्कृतिक रूप से प्रस्तुत किया और कामायनी में आध्यात्मिक धरातल पर अपने उपन्यासों में प्रसाद उन्हें राजनैतिक सामाजिक धरातल पर ग्रहण करते हैं, परंतु शीघ्र ही उन्हें बहिरंग रूपों को भेद कर उनमें निहित सांस्कृतिक तत्वों का चित्रण भी करने लगते हैं। गुप्त जी की स्थिति मध्यवर्ती है, उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय संस्कृति है, उन्हें में ना तो प्रेमचंद्र के समान व्यवहारिकता का आग्रह है और ना प्रसाद की तरह दार्शनिकता का। उसमें सुगुण तत्व अधिक है, प्रेमचंद्र में धर्म भावना का अभाव है तो प्रसाद में लोक भावना का। गुप्त जी के लोक चेतना का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। भाई ये तो पूरा का पूरा जो हमारे जो लेखक लोग हैं उनके ऊपर आधारित पूरा का पूरा है। चलिए भाई देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सही वक्तव्य कौन सा है। यहाँ पे हमको जो सही वक्तव्य उसमें दिया हुआ है उसके बारे में बताना है। तो देखिए लिखा, गुप्त जी के संस्कार समानतीय थे, प्रसाद के घर वातावरण का वैष्णव था, धार्मिक आंदोलन गांधी युग के प्रवृत्ति थी, प्रेमचंद्र में युग चेतना अत्यंत प्रखर थी। तो इसमें पहले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वही लिखा था कि गुप्त जी के संस्कार मूलतः समानती थे और उनके घर का वातावरण वैष्णव था। तो उन्हीं के घर का वातावरण जो था वैष्णव था, प्रसाद के घर का वातावरण नहीं। चलिए 14 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो देखिए भाई कौन सा वक्तव्य सही नहीं। गुप्त जी राष्ट्र कवि के दायित्व बोध से ओतप्रोत हैं। अच्छा, गुप्त जी ने निर्गुण तत्व अधिक हैं। गुप्त जी आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद के नाटक में गांधी युगीन समस्या है, बिल्कुल सही। तो जो निम्न में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो गुप्त जी के जो ये दूसरा लिखा हुआ, गुप्त जी के निर्गुण तत्व अधिक हैं, ये सही नहीं है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। तो भाई गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है आधुनिक हिंदी दर्शन, गांधी युग की काव्य चेतना, प्रेमचंद का साहित्य, मैथिली शरण गुप्त का काव्य। तो मैथिली शरण के बारे में इसमें सबसे ज़्यादा कहा गया है, तो गुप्त जी के बारे में ही बताएगा, तो गुप्त का महाकाव्य हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का। गद्यांश में किस शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। अच्छा भाई, जन काव्य, प्राच्छन्न, बहिरंग, लोक चेतना, तो ये सब हुए हैं, जन काव्य का नहीं हुआ है। चलिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है निर्देश 17 से 20, निम्नलिखित वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य को चुनें और उसके अनुरूप ABC चिन्ह लगाएं। यदि कुछ त्रुटिहीन है तो D पर चिन्ह लगाएं। अच्छा, कुछ त्रुटिहीन हो तो। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ। कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच लग रहे हैं। कुछ उसके प्राप्त करने में, ये कैसे हो सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिनमें कुछ स्वतंत्र सुख संपन्नता भोगने तथा उसका लाभ उठाने में मग्न है, कोई त्रुटि नहीं। तो कुछ उसके नहीं, कुछ उसको प्राप्त करने में दांव लगा रहे हैं, तो ये सही हो सकता है। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे उसके की जगह पे उसको होना चाहिए। 18 नंबर देखिए क्या लिखा है। मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है, कोई त्रुटि नहीं। तो भाई इसमें तो कोई त्रुटि नहीं दिख रही है, ये तो सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। भाषा का उच्चारित रूप भाषा का वास्तविक रूप है। लिखित भाषा उच्चारित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। ऐसा तो जरूरी नहीं होता है कि भाई लिखित भाषा उच्चारित भाषा के सभी तत्वों को दिखाए, ठीक है, दिखाती नहीं हो सकता था, यहाँ पे दर्शाना कह सकते थे तो सही हो जाएगा कि लिखित भाषा उच्चारित भाषा के सभी तत्वों को दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, दर्शाना होना चाहिए था। 20 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 20 नंबर में लिखा हुआ है कि परीक्षा में केवल 4 ही दिन बचे हुए हैं। परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं। परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं। अच्छा भाई, एकमात्र 4 दिन, अच्छा कोई त्रुटि नहीं है। अच्छा, परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हुए हैं। परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हुए हैं, तो परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हुए हैं, ये सही हो सकता था। तो में जो है वो के स्थान पे आना चाहिए, तब सही हो जाएगा। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन गलत है। 21 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं, कौन हैं। तो देखिए कौन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखे हैं रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। तो भाई छायावाद के जो प्रथम व प्रतिनिधि कवि जो हैं वो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। फिर 22 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमको 22 नंबर में मिलाना है, निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाएं। लिखा हुआ पगडंडियों का जमाना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लिखा हुआ रसात्मक बोध के विविध रूप, गुलाब राय। लिखा हुआ मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र हैं। विवाह योग, ये कुबेरनाथ राय लिखे हैं। तो देखिए इनको कैसे मिलाएंगे। जो पगडंडियों का जमाना है ये
कुबेर राय नाथ राय का है। रसात्मक बोध के विविध रूप जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विश्वनाथ मिश्र का है, ये बिल्कुल सही है। और विवाह योग ये गुलाब राय का, यानी कि 1 का 4 2 का 1, 1 का 4 2 का 1, 1 का 4 2 का 1, तो 1 का 4 2 का 1 देखिए किसमें लिखा है, 1 का 4 तो है लेकिन 2 का 3 दिखा हुआ, बाकी 1 का 4 2 का 1 तो ये देखिए तीसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में दिख जाएगा, यही सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। किसका संबंध, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। तो देखिए आज का पेपर भाई मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट टू हाई लेवल का है, इसको भाई आप लोग ध्यान से देख के करिएगा और फिर ज़रूर बताइएगा कि आज कितने सही हुए हैं पेपर में, ठीक है। तो भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, तो ये दोस्तों हो जाएगा, ये अद्भुत रस से हो जाएगा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विरोधाभास होता है, विभावना होता है, विक्रोक्ति होता है, या विशोक्ति होता है, विशेषोक्ति होता है। तो विभावना होता है जहाँ पर किसी कार्य का होना पाया जाता है बिना किसी कारण के, तो वहाँ पे विभावना हो जाता है। चलिए 25 नंबर देखिए, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। रस सूत्र के जो है जनक किसको माना जाता है, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास, भट्ट नायक। तो जो इनके रस सूत्र के जो जनक हैं वो दोस्तों भरत मुनि को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी देखिए ये क्वेश्चन आज के पेपर में भाई थोड़े से तो टफ हैं, मानना पड़ेगा कि आज के पेपर में थोड़े से टफ क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए 26 नंबर, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। वाह भाई क्या दे रखा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों भाई रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है या अभेद आरोप लगाया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चलिए साधारणीकरण और व्यक्ति विचिन्नवाद निबंध के लेखक कौन है। आहा भाई इसके लेखक जो हो जाएंगे डॉक्टर नागेंद्र हो जाएंगे। 28 नंबर, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है, तो ये दोस्तों कहा है रामविलास शर्मा ने। देखिए मैं इसके इसलिए भी बता रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे पता है कि ये पेपर थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना अभी, क्योंकि ये बहुत डीप है और ये जो है आपका ये हिंदी जो है ये अलग लेवल की हिंदी है, अच्छी हिंदी है, बहुत ही डीपली हिंदी है। चलिए 29 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरा उसे अतीत के नूतन गान सुनाओ। इस पंक्ति में कामायनी के किस सर्ग से ली गई। अब सोचिए ये इतने टफ क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि ये जो क्वेश्चन है ये सोचिए आपके यूपी पुलिस में ही एक वैकेंसी आती है सहायक सचिवालय, सहायक जो है कार्यवाहक, इस तरीके से जो एक पेपर होता है ये, उस लिए मैं बता रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ ये पेपर है किसका, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर किसका है। ये प्रधान परिचालक, सहायक परिचालक, कर्मचारी ये उनका है। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये पेपर आजकल ये इनका इस लेवल का पेपर आया था, तो आपका यूपीपी का पेपर किस लेवल का आ सकता है। चलिए ये जो पंक्ति जो कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, तो दोस्तों ये ली गई है कर्म सर्ग से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनका हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है, तो इनका हुआ है आलोचना में प्रवेश। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी। तो जो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा जो दी थी वो दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी। 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है। अच्छा मुसलमान कवि की बात की जा रही है, तो किसकी ये रचना है प्रेम चिनगारी। तो दोस्तों ये नजफ अली की है। किसकी है, नजफ अली की, चौथे ऑप्शन पे दिख जाएगा। 33 नंबर देखिए लिखा हुआ है कि सखिन सहित हरसरी अति रानी सूखत धानु पर जानू पानी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सौ शिवधनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेन गुसाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा में क्या होता है, उपमा में तुलना की जाती है। ठीक, हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन है। हिंदी साहित्य में राम काव्य के जो प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन है, तो वो रामानंद थे, स्वामी रामानंद।
निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त स्वर हैं? तो दोस्तों अब संयुक्त स्वर की बात आई है तो ये भी मैंने अपने जो है उसमें बता रखा है वीडियो में कई बार, जब भी कभी ये आता है तो मैं बताता हूँ। जो संयुक्त स्वर होते हैं वो 3 होते हैं, एक होता है ए, नहीं 4 होते हैं सॉरी, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है। तो यहाँ पे चौथे ऑप्शन में दिख जाएगा, ये लीजिए। 37 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी जो है वो खड़ी बोली का जो है आधार क्या है? तो वो खड़ी बोली है। पूर्वी हिंदी विकसित की गई है या पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, कहाँ से विकसित हुई है, कैसे विकसित हुई है, क्या है? तो ये पिशाची अपभ्रंश है, अर्धमगधी अपभ्रंश है, या शौरसेनी अपभ्रंश है, या मागधी अपभ्रंश है? तो दोस्तों ये कहाँ से हुई है पूर्वी हिंदी का जो, तो ये अर्धमागधी जो है अपभ्रंश से इसका जो है विकास हुआ है। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ माना जाता है? तो जो भारत में जो है आर्य भाषा का जो प्रारंभ है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। फिर जलादि में कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों जलादि में तो इसका जो मतलब जो अगर इसका विग्रह करेंगे तब क्या हो जाएगा कि जलादि का मतलब होता है जल को धारण किया हुआ। क्या हो जाएगा? जल को धारण किया हुआ। तो अब तो आपको पता हो गया क्योंकि जल को शब्द आया, ये क्या होता है? ये एक तरीके का कारक है और कारक चिन्ह किस में आते हैं भाई? तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास जो हम लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग मैथ की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके पेपर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी और वहाँ से आपको इतनी मैथ सीखने को मिल जाएगी कि आप उसमें 35 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक दो ह्यूमन मिस्टेक अगर होती भी हैं तो आप 35 प्लस क्वेश्चन में रहेंगे या 35 क्वेश्चन सही कर ही लेंगे। तो भाई आप लोग जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग जो भी लोग नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।